तो आज हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर कौन सा है? 5। और ये चैप्टर है वर्क पर एंड एनर्जी। ठीक है, अब एक एक करके हम लोग हर एक टर्म को समझेंगे। इसमें से सबसे पहला है वर्क। तो समझते हैं अजब कि वर्क क्या है, वर्क का डेफिनेशन क्या है। नॉर्मली डेली लैंग्वेज में वर्क का क्या मीनिंग होता है और फिजिक्स में वर्क का क्या मीनिंग होता है, ये थोड़ा सा डिफरेंस है इन दोनों में। क्या है, एक एग्जांपल से अभी समझेंगे। पहले तो फिजिक्स के अकॉर्डिंग वर्क की डेफिनेशन क्या है मैं उसको फोकस करूंगा। तो पढ़ते हैं वर्क। देखो, फिजिक्स के लैंग्वेज में अगर हम वर्क की बात करें तो वर्क का मीनिंग होता है कोई ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट पे, तो ये मास का ऑब्जेक्ट है, आपने फोर्स लगाया F, और ड्यू टू अप्लाइंग फोर्स F ये ब्लॉक डिस्प्लेस हो गया। ये सोचो अभी यहां पे था, A पॉइंट पे था और डिस्प्लेस होके ये B पे चला गया। आप रेगुलरली फोर्स लगा रहे थे, कितना? F फोर्स, ये कांस्टेंट फोर्स है, और ये मास A से कहां चला गया? B पे चला गया, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट लेट ये S है। तो इस कांस्टेंट फोर्स के लिए कितना वर्क हुआ? आंसर है F S। और अगर हम बात करें तो इसको लिखते हैं F डॉट S। अब आपने डॉट प्रोडक्ट भी पढ़ा होगा, हाँ या ना? अगर उसके अकॉर्डिंग इसको सोल्व करें क्या आएगा? F S cos थीटा। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जरा देखो, अगर मैं बोलता हूं कि डिस्प्लेसमेंट जीरो है, डिस्प्लेसमेंट किसी दूसरा केस के लिए अगर आपने फोर्स लगाया लेकिन सिस्टम में डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, जिस पे आपने फोर्स लगाए हो वो डिस्प्लेस नहीं हुआ, तो आपका वर्क कितना होगा? जीरो। आपने कितना फोर्स लगाया कोई मैटर नहीं करता, अगर उस फोर्स के लिए डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है तो वर्क जीरो, चाहे जितना हाई फोर्स लगा लो। दूसरी चीज, अगर एस जीरो है, डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो फोर्स वर्क डन जीरो होगा। दूसरा केस मैं ही लिख रहा हूं, अगर थीटा 90 डिग्री है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना? थीटा। अगर ये 90 डिग्री है तब भी वर्क क्या होगा? तब भी वर्क जीरो होगा, राइट। तो इस चीज को अभी और एग्जांपल से समझेंगे। अभी मेरे से पूछा जाए कि मैथमेटिकली फिजिक्स में वर्क डन का क्या डेफिनेशन होगा, तो बोलेंगे डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो पहली लाइन यहीं से स्टार्ट करते हैं, लिखो डॉट प्रोडक्ट ऑफ, मैं पेज चेंज कर देता हूं, यहां से लिखेंगे वर्क का डेफिनेशन, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट is called work done. Means work is equal to F dot S। और इसी को सॉल्व करेंगे तो जो पहले लिखा था एफ एस कॉस थीटा, ये हो जाएगा। हाँ, ये भी डिस्कस करते हैं, पहले इतना नोट करो फिर इस पे भी आते हैं। आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर इस वाले वर्क में और जो डेली लाइफ में हम वर्क
का डेफिनेशन यूज करते हैं, उसमें क्या डिफरेंस है? डिफरेंस है, अगर मैं एग्जांपल लिख लेता हूं कि मैं थोड़ा मैथमेटिकली बता रहा हूं चीज़ों को आसान बनाने के लिए। बेटा जरा सोचो कि इस पे एक फोर्स लगा है F, F इज इक्वल टू कुछ है, अभी मैं F बोल रहा हूं, और साथ में फ्रिक्शन भी एक्ट कर रहा है, राइट? जाहिर सी बात है, अगर सरफेस, दो सरफेस के बीच में फ्रिक्शन है तो ये भी एक्ट कर रहा होगा। ड्यू टू दिस फोर्स F, ये m मास का ऑब्जेक्ट बच्चे स्लाइड होकर के, आप ध्यान से सुनना, एक बार में क्लियर हो जाएगा, हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये m मास बेटा यहां चला गया, अगर मैं बात करूं तो इस वाले पॉइंट से स्लाइड होकर के दूसरे पॉइंट पे चला गया और डिस्प्लेसमेंट हुआ है s। एक और चीज, मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूं, मैं ऐसा लिखता हूं, इसमें कोई और फोर्स लग रहा है क्या बेटा? बोले यस सर, एक है mg और दूसरा नॉर्मल। अभी इस पे कितने फोर्स लग रहे हैं ये बताओ? देयर आर 4 फोर्सेस, कौन कौन? नॉर्मल, mg, बहुत अच्छा, 4 फोर्सेस लग रहे हैं। ओके, एक एक करके मेरे से पूछा जाए वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, ये जो एफ है ना अप्लाइड फोर्स है, हमने अप्लाई किया है, ठीक है, अप्लाइड फोर्स, वर्क डन ड्यू टू अप्लाइड फोर्स, और मेरे पास ये फॉर्मूला अवेलेबल है, कुछ और नहीं, बस ये फॉर्मूला अवेलेबल है। यस, इस फॉर्मूले के हेल्प से मुझे फाइंड करना है कि व्हाट इज द वर्क डन ड्यू टू अप्लाइड फोर्स। तो फॉर्मूला तो यही कहता है कि सर आपको यह देखना है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है, फोर्स कितना था और डिस्प्लेसमेंट कितना था। मेरे से पूछा जाता है यहां पे कि थीटा क्या है, बोलो? एंगल बिटवीन क्या बेटा? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, यही तो था। अब यहां अप्लाई कर रहे हैं, मैंने फोर्स अप्लाई किया है, एफ अप्लाइड जो फोर्स है वो एफ है, तो लिख देंगे एफ 10 20 जो भी उतना हो, वो उसका मैग्नीट्यूड है एफ। दूसरा, ये फोर्स अप्लाई होता रहा है और ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो गया, कितना डिस्प्लेस हुआ? एस, कितना डिस्प्लेस? तो लिख दिया मैंने एस। दूसरा, अब मुझे बताओ ये जो अप्लाइड फोर्स है एफ और ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ एस, क्या दोनों सेम डायरेक्शन में है? यस सर, फोर्स भी मैंने हॉरिजॉन्टली राइट लगाया है और डिस्प्लेसमेंट भी हॉरिजॉन्टली राइट हुआ है। तो ड्यू टू दिस फोर्स, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन वही है जो फोर्स का डायरेक्शन है। इट मींस थीटा की वैल्यू कितना? इन दोनों के बीच में अगर मैं एंगल की बात करता, कितना? 0, तो क्या लिखेंगे? cos 0, थीटा 0 है। आपका आंसर आया वर्क डन ड्यू टू अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू एफ एस। पहले तो ये, और यूनिट की भी बात कर लेते हैं। फोर्स के लिए यूनिट क्या होता है, बोलो? न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट के लिए मीटर। तो न्यूटन इंटू मीटर को बोलते हैं जूल। तो आपका वर्क हुआ एफ एस और यूनिट हो गया जूल, जैसे लिखे, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट। एक और चीज यहीं पे मैं बात करता हूं, वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स। आयुष बताएंगे इस बार, वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स क्या करेंगे बेटा? हाँ, अब हमें यह देखना है कि फ्रिक्शनल फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, एफ, देखो फोर्स। दूसरा कि ड्यू टू दिस फ्रिक्शनल फोर्स डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ था, जब तक ये फोर्स लग रहा था ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेस हुआ,
एस, यही तो डिस्प्लेसमेंट है, एस लिख दिया मैंने। तीसरी चीज कि सर एफ और एस के बीच में एंगल कितना था, कितना, देखो ना यहां पर फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स है ऐसा, और डिस्प्लेसमेंट राइट की तरफ, मींस इनके बीच में एंगल कितना है, 180 का। हाँ या ना, सबको क्लियर है ना? तो लिखेंगे cos 180 डिग्री। आई होप आपको तो पता ही है कि cos 180 की वैल्यू -1, एम आई राइट? तो क्या लिखना चाहिए, एफ एस कॉस, सॉरी अब इसको नहीं लिखते ना, सीधे लिख देते -1, आंसर इज -FS, और यूनिट जूल होगा -FS, ये मैग्नीट्यूड हो गया, और यूनिट जूल। आपने भी देखा कि ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट पॉजिटिव है, यहां पर निगेटिव है, क्या है? तो वर्क डन पॉजिटिव भी हो सकता है, और दोनों क्लियर है? एक और चीज फिर तुम नोट करना, अगर आप बोलें तो इसको मिटा दें, रहने देते, मैं पेज ऐड कर लेता हूं और ये डायग्राम को यहीं लेके चलते हैं, ठीक है? इसको मैं सेलेक्ट, इसको वहीं लेके चलते हैं, या इसको यहीं पे छोटा कर देते हैं, दो तरीके हैं। दूसरे पेज में लेके चलें, दूसरे पेज में लेके चलते हैं। ये हो गया कॉपी, और नेक्स्ट आ गया ना पेस्ट, ठीक है। यहीं तक हमने काम किया था, थोड़ा और छोटा कर लेते हैं। ये क्लियर है? चलो, हाँ ये हमने सेकंड वाला कर लिया ना, सेकंड हो गया, सेकंड हो गया। थर्ड है, थर्ड की बात कर लेते हैं। थर्ड, वर्क डन ड्यू टू mg फोर्स, वर्क डन ड्यू टू, अब जिनसे मैं पूछूंगा वो बताएंगे, वर्क डन ड्यू टू mg फोर्स। mg फोर्स के लिए मैंने नीचे लिख दिया है mg फोर्स। सुजल, वर्क डन ड्यू टू mg फोर्स, क्या पहले लिखे बेटा? सर आपको फोर्स लिखना पड़ेगा, देखो ना डेफिनेशन क्या था, डेफिनेशन और सॉरी फॉर्मूला क्या था वर्क डन का, Fs cos थीटा। इस बार F कितना है, F कितना है बताओ, mg, तो लिख दो mg, हो गया, F की जगह पे mg हो गया। S, तो सर S तो सेम ही हुआ है, तो S लिख देता हूं, S हो गया Fs cos, इस बार एंगल कितना है इनके बीच में, हाँ mg वर्टिकली डाउनवर्ड और डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टली, तो एंगल कितना, cos 90, 0, तो वर्क डन कितना, 0। ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स हम लोग कितना वर्क काउंट करेंगे, 0। रीजन, क्योंकि एंगल 90 डिग्री है, इसलिए वर्क डन 0। तो आई होप आप ये वाला भी समझ पाए। फोर्थ की बात करते हैं, हाँ वर्क डन ड्यू टू नॉर्मल रिएक्शन, N फॉर नॉर्मल रिएक्शन। इस पर कोई और बताएंगे आप, वर्क डन ड्यू टू नॉर्मल रिएक्शन क्या लिखना है? सर आपको लिखना है नॉर्मल रिएक्शन वाला फोर्स N, जितना भी मैग्नीट्यूड होगा वो अलग मैटर है, और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, S, तो लिख देंगे S cos ऑफ 90 डिग्री, और हम सभी जानते हैं कि cos 90 की वैल्यू, और 0 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क डन 0। तो आपने क्या क्या देखा, फर्स्ट केस में वर्क पॉजिटिव है, सेकंड में वर्क नेगेटिव है, थर्ड में वर्क 0 है, और फोर्थ में भी। तो इससे ये क्लियर हो गया कि वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और
जीरो भी हो सकता है। इमोशन का कोई जगह नहीं है। अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं, सोचो मैं इस बैग को ऐसे हाथ पे ऐसे रखा, ध्यान से देखना, दिख रहा है, और मैं मूव कर रहा हूं, बैग भी जा रहा है, ऐसा मैं 10 मीटर तक चला, तो बताओ सुजल मैंने कितना वर्क किया? जीरो। रीजन नहीं चलो डिस्प्लेसमेंट हुआ, यहीं पे है, अभी वापस नहीं आए हैं, कितना वर्क किया? रीजन क्योंकि मेरा फोर्स, मैं क्या कर रहा हूं, मेरा फोर्स वर्टिकली अपवर्ड है, इसको बैलेंस करने के लिए मेरा फोर्स कैसा है? वर्टिकली अपवर्ड। मीन्स अगर यहीं पे मैं डायग्राम बनाऊं तो इस ऑब्जेक्ट पे बेटा मैं जो फोर्स लगा रहा था वो वर्टिकली अपवर्ड था, नॉर्मल रिएक्शन, मेरा फोर्स तो यही था। और डिस्प्लेसमेंट कैसा हुआ? हॉरिजॉन्टली। तो ड्यू टू फोर्स अप्लाइड बाय मी इट इज द नॉर्मल रिएक्शन, और डिस्प्लेसमेंट कैसा हुआ? हॉरिजॉन्टली। इनके बीच में एंगल कितना? cos 90। तो मैंने कितना वर्क किया? जीरो। बट आपके पास अगर इमोशन है तो क्या बोलेंगे, सर आपने तो कुछ वर्क किए हो, लेकिन फिजिक्स के अकॉर्डिंग वर्क जीरो है। पूछ लो। ये इसमें डिस्प्लेसमेंट क्यों देते हैं, मतलब कैसे मैंने इसको ऐसे दे दिया इसमें हम डिस्प्लेसमेंट क्यों लेते हैं? ये तो डेफिनेशन है, अभी इस पे अलग बात करेंगे। अभी तो आपको आपको यहीं से समझना है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के डॉट प्रोडक्ट को वर्क बोलते हैं, वो बहुत अलग मैटर है, अभी यहीं से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो ये हमें ये चार चीजें क्लियर हो गया, पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा, और जीरो कब होगा। और हमें बस यही ध्यान रखना होता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल क्या है। एक और चीज इंपॉर्टेंट ये था कि अगर आप फोर्स लगा रहे हो, फोर्स आपने अप्लाई किया, ये सोचो 10 पावर 5 kg का कोई मैसिव स्टोन है, रॉक है, राइट, और वहां पे यहां देखो उस रॉक को किसी ने धक्का देने की कोशिश की, फोर्स लगाता रहा, बहुत देर तक फोर्स लगाया, लेकिन इस रॉक का कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं, ये रॉक डिस्प्लेस नहीं हुआ, वो भी फोर्स लगा रहा था, उसका भी फोर्स था 10 के पावर 3 न्यूटन, 1000 न्यूटन का फोर्स लगा रहा था, और ऐसा लगभग वो 2 घंटे तक करता रहा, लेकिन ये ब्लॉक डिस्प्लेस नहीं हुआ, वर्क डन जीरो। आपने कितना फोर्स लगाया, कितने टाइम तक फोर्स लगाया, डजंट मैटर। फिजिक्स कहता है कि अगर अप्लाइड फोर्स के कारण डिस्प्लेसमेंट हुआ है इट मींस वर्क काउंट किया जाएगा, अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है तो वर्क काउंट नहीं किया जाएगा। क्लियर है? तो पहले ये नोट करो, फिर हम लोग पढ़ेंगे मेथड्स कि कैसे कैसे वर्क डन किस किस सिचुएशन में निकालेंगे, ठीक है। हाँ, अब हम लोग बात कर रहे हैं नेक्स्ट, आप लिखेंगे मेथड्स टू फाइंड वर्क, मेथड्स टू फाइंड वर्क। फर्स्ट में लिखेंगे if force and displacement are given in magnitude angle form, if force and displacement are given in magnitude angle form, then work done is given by fs cos theta, then work done is given by fs cos theta, ठीक है। अब देखो फॉर्मूले जानना तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ में ये भी इंपॉर्टेंट है कि उस फॉर्मूले में जो पैरामीटर इन्वॉल्व हुआ है उसका करेक्ट मीनिंग क्या है ना, फिर ये फार्मूला आपके लिए इफेक्टिव होगा, अदरवाइज इफेक्टिव नहीं है। यहां फोर्स
कांस्टेंट है। क्या है ये? ड्यूरिंग डिस्प्लेसमेंट ये फोर्स की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, तो क्या लिखेंगे? F इज इक्वल टू कांस्टेंट फोर्स। कांस्टेंट फोर्स, ये फोर्स नहीं बदल रहा है। थीटा क्या है? थीटा एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, जो हमने पहले भी लिखा था, और एस स्टैंड फॉर डिस्प्लेसमेंट। इतना बात क्लियर? अब ऐसे में एक क्वेश्चन आया है, अच्छा ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन ये है, और मैं पूछूंगा, आयुष से आंसर बताएंगे। फोर्स है बेटा 10 न्यूटन का, और इस फोर्स ने जो डिस्प्लेसमेंट कराया, ड्यू टू दिस फोर्स जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ये डिस्प्लेसमेंट है यहां से यहां तक, इट इज एस इज इक्वल टू 10 मीटर। इस पे और भी फोर्सेस लग रहे थे, मैं मना नहीं कर रहा हूं, और भी फोर्सेस थे, बट क्वेश्चन में भी ये पूछा गया है कि वर्क डन ड्यू टू दिस 10 न्यूटन फोर्स कितना होगा। तो और फोर्सेस को हमें कंसीडर नहीं करना है, इस पे और फोर्सेस लग रहे थे। इस ब्लॉक पे और भी फोर्सेस हैं, आपको पता है कौन कौन फोर्स हो सकता है? सर इस ब्लॉक पे इसका खुद का mg होगा, सर इस ब्लॉक पे नॉर्मल रिएक्शन होगा, हो सकता है अगर फ्रिक्शन हो सकता है अगर फ्रिक्शन हो तो सर फ्रिक्शन भी होगा, फ्रिक्शन भी है। तो इतने सारे फोर्सेस लग रहे हैं, बट हमें क्वेश्चन में पढ़कर ये क्लियर करना है कि ड्यू टू विच फोर्स हमें वर्क डन निकालना है, ये पहले क्लियर करो। अगर क्वेश्चन में ये लिखा है कि ड्यू टू अप्लाइड फोर्स ऑफ वर्क डन निकालो, तो आपका आंसर क्या होने वाला है? ड्यू टू अप्लाइड फोर्स, ये 10 न्यूटन का जो फोर्स लग रहा है उसके लिए वर्क डन निकालना है। पीछे से बताएंगे 10 न्यूटन के फोर्स के लिए वर्क डन, तो सर आप 10 न्यूटन फोर्स की बात कर रहे हैं, तो 10 न्यूटन मैग्नीट्यूड, एफ हो गया, एस कितना हुआ है? 10 मीटर, 10 मीटर, ओके। और एफ और एस के बीच में एंगल कितना है? तो क्या लिखेंगे बेटा? 60 डिग्री। आंसर कितना आ गया? 50 जूल। इतनी बात क्लियर? आंसर कितना आ गया? 50 जूल, और ये पॉजिटिव है। जूल क्या है? ऐसा यूनिट ऑफ वर्क डन। जूल इज द, आप लिख भी लो, यहां पर भी एक पॉइंट बना लेते हैं, SI यूनिट ऑफ वर्क एज जूल, और एक ही लेटर से लिखना है तो सिर्फ कैपिटल में J। इसी के साथ और भी 2 पॉइंट मेंशन कर लेंगे। वर्क डन में बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। इसी के साथ लिख लो, वर्क डन में बी क्या क्या लिखे बेटा? पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, और तीसरा जीरो। हाँ बिल्कुल, डायग्राम पे पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो, ठीक है। और वर्क डन है कैसा क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी है, इट इज स्केलर क्वांटिटी, स्केलर इतना लिखो। नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, अब लिखो इसमें, इफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर गिवन इन कंपोनेंट फॉर्म, देन वर्क डन इज गिवन बाय F इज इक्वल टू F डॉट S। बोले तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो अभी आपने लिखा
कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर गिवन इन कंपोनेंट फॉर्म, वही आई जे के फॉर्म में, देन डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क, राइट। उस केस में हम डॉट प्रोडक्ट से निकालेंगे वर्क डन। और एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है फोर्स इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, s इक्वल टू i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। ये डिस्प्लेसमेंट है और ये ऊपर वाला फोर्स है। अब इस बार आप अलग से एंगल निकालो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है सर, वर्क निकालने के लिए इस बार हमें अप्लाई करना है डायरेक्टली एफ डॉट एस लगाना है। तो आंसर हो गया बेटा, क्या लिखेंगे, वर्क डन इक्वल टू एफ डॉट एस, और बोले तो एफ कितना बेटा 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप डॉट i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। पीछे से बताएंगे, सबसे पीछे आप बताइए डॉट प्रोडक्ट क्या करेंगे, i को i के साथ, है ना, डॉट प्रोडक्ट भूल गए, i को इस वाले के साथ, कितना है बेटा 3, बहुत अच्छा। इस 2 को क्या लिखें -2, बहुत अच्छा, है ना, 2 इंटू -1 -2, और प्लस में 1, सब बस। आंसर इज 0 आ गया। 0 कैसे आ गया, 2 है, बढ़िया कैलकुलेशन कर दे, 2 जूल। 2 जूल है ना, आंसर क्या हो गया 2 जूल। बिल्कुल, आपकी बात को मैं ध्यान में रखा हूं और बिल्कुल करूंगा, ठीक है। हाँ, अब हम लोग थर्ड लिखेंगे। थर्ड में क्या बेटा, अगर फोर्स वेरिएबल हो, वेरी कर रहा हो, चेंज हो रहा हो पोजीशन के साथ, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, तो उस केस में कैसे निकालेंगे, लिखेंगे इफ फोर्स इज फंक्शन ऑफ पोजीशन, if force is function of position, then work done is given by integration of f dx, x initial to x final, then work done is given by integration of f dx, ठीक है। वर्क को डिफरेंशिएट करेंगे वो से देंगे, अगर वर्क को डिफरेंशिएट करेंगे तो एग्जाम्पल, मैं f की वैल्यू लिख रहा हूं 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1, राइट, और पोजीशन का चेंज है x इज इक्वल टू 0, यानी ओरिजिन से x इज इक्वल टू 2 तक। पोजीशन के साथ फोर्स बढ़ता जा रहा था, जरा देखो। अब मुझे वर्क डन निकालना है, आंसर क्या करेंगे बच्चे, सर वर्क डन के लिए फिर से वही स्टोरी, क्या करने वाले हैं, इंटीग्रेशन ऑफ f dx, x इनिशियल इस बार कितना है 0, और फाइनल बच्चे 2। इस बार आगे बढ़ाते हैं, f इज 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1, राइट, इंटीग्रेशन ऑफ
और 0 to 2 लिमिट लिख दिया। आप सबको पता है, अलग अलग इसको इंटीग्रेट कर लो। 2x का बोलो 2x स्क्वायर बाय 2, 3x स्क्वायर का 3x का क्यूब बाय 3 और 1 के लिए x। इतनी बात तो क्लियर ही है। मैंने इंटीग्रेट किया है, लिमिट 0 to 2। जब इसको सोल्व करेंगे, मैं यहां लिख रहा हूं नीचे, 2 से 2 कैंसिल आउट, देखा जाए बच्चे तो इस वाले 2 से ये 2, 3 से 3, लिमिट पुट करो। लिमिट कैसे पुट करते हैं? x के प्लेस पे हाँ अपर लिमिट 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब प्लस 2, फिर माइनस साइन खुद से लगाना है और लिखेंगे 0 का स्क्वायर प्लस 0 का क्यूब प्लस 0, है ना। लो ऐसा लिख दिया। तो फिर इस वाले ब्रैकेट का कोई यूज नहीं ना, एक को हटा ही देते हैं। ऐसा कितना आएगा? 8 यहां पे और ये 12 2 14, आंसर हो गया 14 जूल। तो अगर वेरिएबल फोर्स होगा, अगर फोर्स पोजीशन का फंक्शन है, तो आप ऐसे उसको इंटीग्रेट कीजिए, फिर जो रिजल्ट आएगा वो वर्क डन होगा। सर ये कह सकते हैं रिपीट, अगर आप हाँ क्या पूछ रहे हो तुम? ये आया कैसे? अगर फोर्स वैरी कर रहा हो, मैं थोड़ा सा बताता हूं आपको। फोर्स क्या कर रहा है? वैरी कर रहा है। तो हम लोग ऐसा सोच रहे हैं कि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए फोर्स लगभग कांस्टेंट रहा होगा, तो उस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx के लिए वर्क डन हो जाएगा, जो स्मॉल वर्क डन होगा वो वर्क डन होगा f dx। हम ऐसा सोच रहे हैं कि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए फोर्स की वैल्यू चेंज नहीं हुई, तो उस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क कितना होगा। और अब मुझे वर्क निकालना है, ऐसे ऐसे डिस्प्लेसमेंट को ऐड करते जाएंगे 0 से 2 तक, तो लगा दिया 0 से 2। इसी के लिए तो है वो इंटीग्रेशन, राइट। तो ये थर्ड हो गया। फोर्थ एक और पढ़ते हैं, फोर्थ। को डिफरेंशिएट करके फोर्स तो ये नेक्स्ट, इतना हो गया ना। नेक्स्ट लिखेंगे, ये फोर्थ होगा। फोर्थ, if force versus displacement graph is given, if force versus displacement graph is given, if force versus displacement graph is given, then area under fx graph gives work done, then area under fx graph gives work done। ठीक है, ये f and this is x। अगर ऐसा कोई ग्राफ है, राइट, तो ये जो एरिया अंडर एफएक्स ग्राफ होगा, चाहे तो हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, हाँ 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 उसी केस में। तो जरा देखो, मैं कलर थोड़ा बदल देता हूं। इस केस में बेटा ये जो एरिया होगा, ये जो एरिया आ रहा है यहां से यहां तक पूरे, जो भी एरिया अंडर ग्राफ होगा, इट इज द वर्क डन। तो क्या बोलेंगे? एरिया अंडर एफएक्स ग्राफ गिव्स वर्क डन।
ठीक है, एरिया अंडर एफएक्स ग्राफ गिव्स वर्क डन। क्लियर? ये तो आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेट हो गया। एक और एग्जांपल के लिए बना लेते हैं हम लोग। एग्जांपल के लिए जरा देखो, एक और ग्राफ में बना रहा हूं, ये हमें कैलकुलेट करना है। ये रहा आपका फोर्स एंड दिस वन इज डिस्प्लेसमेंट। अब और दोनों ये क्या होता है? दोनों बनाना ना, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट हो गया और एक एग्जांपल बना रहे हैं। तो एग्जांपल आप देखो, ये 10 जूल का 10 न्यूटन का फोर्स और ये रहा 2 मीटर 2 4 6 एंड दिस इज 6 मीटर। अब आपको बताना है कितना वर्क हुआ। एक्चुअली इस बार फोर्स क्या हो रहा था, फर्स्टली x इक्वल टू 0 से 2 तक फोर्स बढ़ता रहा और 0 से बढ़ के कितना हो गया 10, और उसके बाद फोर्स कांस्टेंट हो गया। नेक्स्ट 4 मीटर तक फोर्स की वैल्यू चेंज नहीं हुई है। तो आपको बताना है व्हाट इज द वर्क डन ड्यू टू दिस फोर्स। कैसे करेंगे, एरिया निकालेंगे। क्या करेंगे, एरिया निकाल लेते हैं। यहां क्या लिखेंगे, वर्क डन इज इक्वल टू एरिया, है ना, अंडर एफ एक्स ग्राफ। इसको ऐसा कर दो, ओ ए बी सी, ट्रेपीजियम बन गया ना कुछ, ओ ए बी सी ओ, कंप्लीट का एरिया। ट्रेपीजियम बन गया, बोलो। ट्रेपीजियम के लिए एरिया कैसे, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड बेटा ओ सी प्लस ए बी इंटू सेपरेशन बिटवीन द पैरेलल साइड। कितना सेपरेशन, बी सी लिख दो या सी बी, जो भी है, हाफ ऑफ, बताओ बच्चे, ओ टू सी, अंशिका, ओ टू सी, बोलो 6 मीटर ना, 6 मीटर। और देखो बेटा 6 मीटर प्लस ए बी कितना, पक्का 4 मीटर, और इनके बीच का सेपरेशन आगे से बताएंगे 10 न्यूटन। कितना आएगा, 50 आएगा। तो 50, अब देखो यूनिट के बारे में, न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन इंटू, और क्या होता है बच्चे, जूल होता है। तो आंसर हो गया 50 जूल। मीटर स्क्वायर नहीं होगा? कैसे हो जाएगा मीटर स्क्वायर, बताओ मुझे। हाँ इंटू तो होगी। हाँ एरिया है, रुको 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 रुको, हाँ ऐसे सोचो ना आयुष, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, मैथमेटिकली हमने एरिया निकालना है, बट वो एरिया इस बार अभी फिजिक्स में मीनिंग क्या दे रहा है, वर्क का। कैसे, उसका आपके पास बिल्कुल ये एग्जांपल है। आप जरा यूनिट के बारे में सोचो बेटा, आपने जब मल्टीप्लाई किया तो मीटर को न्यूटन से मल्टीप्लाई किया है, तो न्यूटन इंटू मीटर फिजिक्स में क्या होता है, किसकी यूनिट है, जूल की ना। इसलिए मैथमेटिकली वो एरिया था, लेकिन फिजिक्स में यहां फोर्स वर्सेस एफएक्स ग्राफ के एरिया का मीनिंग है वर्क डन। क्या मीनिंग है, वर्क डन। ठीक है, ये नोट कर लीजिए। इसके बाद लिखेंगे फिफ्थ, ये आपका स्टैंडर्ड हो गया और इस पे बेस्ड हमने एक एग्जांपल कर लिया। नेक्स्ट लिखेंगे फिफ्थ। चलिए नेक्स्ट, अब हम लोग फिफ्थ वाला मेथड देखते हैं। फिफ्थ में है
ये लिख लेता ना सबने। चलो फिफ्थ में लिखेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम, हाँ वर्क एनर्जी थ्योरम। ये थ्योरम क्या कहता है, जरा इसको लिखें। लिखो वर्क डन ड्यू टू नेट फोर्स, वर्क डन ड्यू टू नेट फोर्स, वर्क डन ड्यू टू नेट फोर्स on the given particle is the age equal to लिख दो age equal to change in its kinetic energy. Work done due to net force on the given particle is equal to change in its kinetic energy. बोले तो वर्क डन इज इक्वल टू, यानी नेट वर्क डन या वर्क डन ड्यू टू नेट फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। अभी एक मिनट देख लो फिर नोट करना। बेटा अगर मैं बात करूं, सुनेंगे पीछे भी, नोट नहीं करो, एक मिनट सुन लो। एक कोई पार्टिकल है जिसका मास है m, और इस पार्टिकल पे साइमल्टेनियसली बहुत सारे फोर्सेस लग रहे थे, बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं। अभी कोई नोट नहीं करेगा, 2 मिनट के लिए देख लो फिर नोट करना। बेटा इस पार्टिकल पे एक ही टाइम में बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं। जैसे अभी आयुष पूछ रहा था पिछले वाले क्वेश्चंस में, जो सबसे स्टार्टिंग का क्वेश्चन था, अभी उसका आंसर यहां मिल जाएगा। मैं ऐसा बना लेता हूं इसको। बेटा मैं इसको फोर्स लगा रहा हूं F, इसकी वैल्यू है 10 न्यूटन। सुनना, और जो फ्रिक्शन अप्लाई हुआ है, जो फ्रिक्शन अप्लाई हुआ है, किसी को मैं, जो फ्रिक्शन अप्लाई हुआ है वो भी 10 न्यूटन है अपोजिट डायरेक्शन में। तो जाहिर सी बात है ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। कैसे मूव करेगा? v इज इक्वल टू कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं होगा। एक्सेलरेशन होगा क्या? नहीं होगा। कांस्टेंट वेलोसिटी से बेटा ये s डिस्प्लेसमेंट किया, मीन्स ये जो ब्लॉक है, सोचो यहां से यहां चला गया, इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई? s। m मास का ब्लॉक था, उसका डिस्प्लेसमेंट s हुआ। ये भी वेलोसिटी से जा रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी है। और कौन से फोर्स लग रहे थे सर? इस पे और भी फोर्स लग रहा है, इसका mg। लेट अगर मास मैं 2 kg लेता हूं तो उसके हिसाब से कितना हो जाएगा? 2 इंटू बोलो 10, बोले तो 20 न्यूटन का ग्रेविटेशनल फोर्स। और क्या लग रहा है? नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन कितना? नॉर्मल रिएक्शन सर mg के बराबर होगा, और ये 20 न्यूटन ही होगा। पहले इस क्वेश्चन को समझो, आपको वर्क एनर्जी थ्योरम समझ आ जाएगा क्या हो रहा है। मैंने बोला कि इस पे 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया गया है, फ्रिक्शन भी 10 न्यूटन है, तो जाहिर सी बात है एक्सेलरेशन नहीं होगा, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। इनिशियली इसकी वेलोसिटी भी था, तो फाइनली जब यहां भी पहुंचेगा बेटा, तब भी उसकी वेलोसिटी भी ही होगा। ये कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं हो रहा। एक ही टाइम पे इस पे कितने फोर्सेस थे? 4। देयर आर 4 फोर्सेस। कौन कौन? एक mg, एक नॉर्मल रिएक्शन, अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन।
देयर आर 4 फोर्सेस, एक ही टाइम में इस पे 4 फोर्स लग रहा है। ठीक है, इस बार तो मैं आपको ऑलरेडी मैग्नीट्यूड बता दिया हूं फोर्स का, ताकि इस क्वेश्चन को समझ पाए। बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको इस फोर्सेस के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगा और आपसे पूछ लिया जाएगा नेट फोर्स क्या होगा, नेट वर्क डन क्या होगा। तो एक तरीका से प्रूफ भी है, आप देखो मैं अप्लाई करने जा रहा हूं वर्क एनर्जी थ्योरम। मेरे से पूछा गया है, मैं आंसर लिख रहा हूं इस वाले क्वेश्चन का, इस वाले का मेरे से पूछा गया बेटा कि इस ब्लॉक पे, जैसे आयुष ने पूछ रहे थे पहले, इस ब्लॉक पे नेट वर्क डन कितना हुआ, इस ब्लॉक का नेट वर्क डन कितना हुआ। तो मेरे पास एक आंसर है वर्क एनर्जी थ्योरम से कि किसी पार्टिकल पे नेट वर्क डन कितना हुआ है उसको वर्क एनर्जी थ्योरम से भी निकाला जा सकता है। यह भी एक तरीका है। कैसे? हमें सिर्फ यह पता हो जाए कि पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी कितना चेंज हुआ है, पीछे कि पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी कितना चेंज हुआ है, हम बता देंगे कि कितना उस पर नेट वर्क डन हुआ होगा। राइट? आप मुझे बताइए क्या लिखें? काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। बट आप लिखेंगे हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर माइनस हाफ एम वी इनिशियल का स्क्वायर। आयुष हाफ एम तो ठीक है, क्या फाइनल वेलोसिटी वी है? बोले यस सर। क्या इनिशियल भी वी था? बोले हाँ सर, इनिशियल भी था। तो टोटल वर्क डन कितना हुआ? 0। मीन्स इस पे लग तो कई फोर्सेस रहे हैं, बट उन सब का इंडिविजुअल वर्क निकाल के अगर मैं ऐड करूंगा तो वो भी रिजल्ट 0 ही होगा। यही है वर्क एनर्जी थ्योरम। तो एक प्रूफ के लिए मैंने ऐसे क्वेश्चन फ्रेम किए हैं